नमस्कार विद्यार्थियों। तो हम फ्रैक्चर के इलाज के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। फ्रैक्चर का जो इलाज है, जो ट्रीटमेंट है, उसमें हमें दो बातें, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, दो बातें ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, पहला है रिडक्शन। रिडक्शन का तात्पर्य क्या है कि जो बोन्स टूटी हुई हैं उनको एक ही एक्स पे लाना है ताकि वो आपस में जुड़ जाएं। ठीक है, और एक ही एक्स पे लाने के बाद में उनको अगतिशील बना देना है। अगर हिल जाएंगे तो वापस उनकी एक्सिस एक दूसरे से अलग होते ही वो वापस नहीं जुड़ेंगी, इसलिए हमें उनको क्या कर देना है, इमोबिलाइज कर देना। उनको क्या कर देना है, इमोबिलाइजेशन। देखो, ये जैसे एक हड्डी का टूटा हुआ भाग है, ठीक है, और इस हड्डी का जो दूसरा टूटा हुआ भाग है वो इस प्रकार से इधर इस दिशा में गया हुआ है, ऐसे। ठीक है, अब ये हड्डियां जब तक एक दूसरे के सामने नहीं आएंगी, यानी इस एक्सिस के ऊपर यदि ये नहीं आएंगी जब तक, तब तक ये आपस में जुड़ेंगी नहीं। ठीक है, इस एक्सिस पे अगर ये आ गई तब तो जुड़ जाएंगी, और अगर इस पे रहेंगे तो ये नहीं जुड़ेंगे। इस एक्सिस पे आने के बाद में इन पे ग्रोथ होगी, कैलस का फॉर्मेशन होगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे। और इस पे लाने के बाद में भी हमें दूसरा क्या करना है, इसको ऐसे ही रहेंगे, यानी इनको अगतिशील बना देना है। दूसरा क्या करना है, इमोबिलाइजेशन। तो फ्रैक्चर के उपचार के दो मुख्य सिद्धांत हैं कि एक तो करना है हड्डियों का रिडक्शन, यानी उनको एक ही एक्सिस पे लाना है। दूसरा उनको करना है इमोबिलाइज, यानी कि उनको अगतिशील बना देना है ताकि उनके जो एक्स पे लाए हुए हैं वो वापस एक दूसरे से हटे नहीं। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको, रिडक्शन और इमोबिलाइजेशन है, आपको करना होता है। ठीक है, तो रिडक्शन तो हम एक्सेस को खींच के, या उसको हम जो ऐसे सिडेटिव दे सकते हैं जिसकी वजह से जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे और एक दूसरे उसको खींच कर, हड्डियों को आपस में खींच कर उनको एक एक्सिस पे लाया जा सकता। तो ये रिडक्शन का तरीका है। इमोबिलाइजेशन के क्या क्या तरीके हैं वो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज है, इमोबिलाइजेशन के तरीके। इमोबिलाइजेशन का तात्पर्य क्या है, इमोबिलाइजेशन का तात्पर्य ये है, इमोबाइल, मोबाइल यानी गतिशील, इमोबाइल यानी अगतिशील बनाना। हड्डियों को, जो टूटी हुई हड्डियां हैं उनको एक एक्स पे लाके उनको फिक्स कर देना है, अगतिशील बना देना है ताकि वो हिलेंगी नहीं तो आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, और ये हिलती रहेंगी तो आपस में जुड़ेंगे नहीं। तो इमोबाइल उनको करना है, अगतिशील इनको बनाना है। और इमोबिलाइजेशन के सामान्यतः दो तरीके हैं। एक तो तरीका है एक्सटर्नल इमोबिलाइजेशन, और दूसरा है इंटरनल इमोबिलाइजेशन। एक्सटर्नल का मतलब क्या है, बाहरी तरीकों के द्वारा, बाहरी अप्लायंसेस अपन ऐसे लगाएंगे, बाहर से ही अपन उनको फिक्स कर देंगे। ठीक है, इसको तो हम बोलते हैं एक्सटर्नल। और यदि किसी भी उपकरण की सहायता से हम उसको अंदर प्रविष्ट करवा के और इमोबाइल करते हैं तो उसका ये है इंटरनल इमोबिलाइजेशन। एक्सटर्नल इमोबिलाइजेशन के क्या क्या मेथड्स हैं। पहला तो हम बात करें स्प्लिंट। स्प्लिंट क्या होती है, हम कोई भी लकड़ी की खपचियां, टुकड़े ऐसे हो सकते हैं जिनको उस सतह के चारों तरफ हम लगाकर, जैसे ये एक पशु का पैर है, ठीक है, और ये हड्डी जो है वो टूटी हुई है, इधर दूसरी हड्डी है, इधर दूसरी हड्डी है, ठीक है, ये हड्डी यहाँ टूटी हुई है। तो हम यहाँ इसके चारों तरफ ये खपचियां बांध देते हैं और इनको बांध दिया जाता है। इसकी वजह से क्या होगा, ये इससे जो हड्डी टूटी हुई इसका ऊपरी तथा नीचे वाला जो जॉइंट है वो फिक्स हो जाता है और वो हड्डी नहीं हिलेगी। ठीक है, अब देखो, एक्सटर्नल इमोबिलाइजेशन में भी एक प्रिंसिपल है, वो ध्यान रखना। प्रिंसिपल यानी जो एक्सटर्नल इमोबिलाइजेशन आप कर रहे हैं तो एक बात आपको मुख्यतः ध्यान रखनी है, यानी जो भी हड्डी टूटी हुई है
उस हड्डी से ऊपर का जॉइंट और उस हड्डी से नीचे का जॉइंट, उन दोनों जॉइंट को इमोबाइल कर देना है, वो जॉइंट नहीं हिलेंगे। ये हड्डी कब हिलेगी? जब यहाँ पे गति होगी, ये गति होगी तभी, यानी ये जोड़ हिलेगा तभी ये हड्डी हिल सकती है, या इससे नीचे वाला जो जोड़ है इसमें गति होगी तो ये हड्डी हिल सकती है। तो यदि हम इन दोनों जोड़ों को, यानी इस हड्डी से ऊपरी जोड़, इस हड्डी का निचला जोड़, इनको यदि हम इमोबाइल कर देते हैं, अगतिशील बना देते हैं, तो ये हड्डी नहीं हिलेगी, और हिलेगी नहीं तो आपस में जुड़ जाएगी, कुछ दिनों तक ऐसे बिना हिले हुए रहेगी, तो ये हड्डी जुड़ सकती है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी जब आपको एक्सटर्नल इमोबिलाइजेशन आपको अप्लाई करते हैं, तब आपका यही जो बेसिक जो है प्रिंसिपल होना चाहिए कि किसी भी प्रकार से उस हड्डी से ऊपर का भाग, यानी ऊपर का जोड़, और उस हड्डी से नीचे का जो जोड़ है वो किसी भी प्रकार से हिले नहीं। जैसे ये अग्रपाद है, ये रेडियस अल्ना आ गई इसकी, ठीक है, ये कार्पल्स आ गई, और ये मेटाकार्पल बोन हो गई। अब इसकी मेटाकार्पल जो बोन है, इसमें क्या हो गया? फ्रैक्चर हो गया, ये ध्यान रखना, इसमें फ्रैक्चर हो गया, ये सोच रहा था ना। और फिर ये फेटलॉक, पास्टर्न एंड कॉफिन, ये जॉइंट हो गया। तो मेटाकार्पल से ऊपर का जो ये नी जॉइंट है, जब भी आपको एक्सटर्नल जो इमोबिलाइजेशन का तरीका, वो भले किसी भी तरीके से आप भले पीओपी लगा रहे हैं, फाइबर कास्ट लगा रहे हैं, या आप स्प्लिंट लगा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस ये जो हड्डी है, इसका जो ऊपरी जो जोड़ है, यानी ये जो नी जॉइंट है, ये किसी प्रकार से हिलना नहीं चाहिए। तो हम स्प्लिंट जो लगाएंगे वो यहां से लेके, और इसका ये जो निचला जोड़ है फेटलॉक जॉइंट, उसके नीचे तक, यहां तक हम जो है उसके ये स्प्लिंट लगा देते हैं। ये देखो, ये यहां तक हम इसको स्प्लिंट जो है वो लगा देते हैं, ऐसे भी लगा दी, यहां भी लगा दी, ठीक है। इसके चारों तरफ स्प्लिंट, यानी अब लकड़ी की खपचियां ले सकते हैं, कोई भी दृढ़ वस्तु ऐसी लेंगे जो इसके चारों तरफ हम लगाएंगे, ठीक है, लकड़ी की छोटी छोटी खपचियां लेके, और उनको बांध दिया जाता है। ये जैसे आपने देखा होगा पुराने जो है रेवट के अंदर जैसे रखते हैं, उनमें जैसे इसका फ्रैक्चर हो जाता है तो वो बालों की सहायता से और बांस की खपचियां जो है वो बांध देते हैं, उस पैर के चारों तरफ बांध देते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा? ये पैर जो है वो सीधी अवस्था के अंदर रहेगा, ठीक है, हिलेगा नहीं, इसके जॉइंट्स हिलेंगे नहीं, तो ये हड्डी क्या होती है, धीरे 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 आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है। तो ये तरीका है एक्सटर्नल इमोबिलाइजेशन का। कौन सा तरीका? स्प्लिंट के द्वारा। दूसरा तरीका जो है और सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला अपने है पीओपी कास्ट। पीओपी का मतलब है प्लास्टर ऑफ पेरिस कास्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस कास्ट, ठीक है, पीओपी कास्ट। इसमें भी क्या करते हैं हम, जिस भी भाग के अंदर, जैसे इस भाग के अंदर हुआ है, उस भाग को हम रिड्यूस करके, यानी उसको खींच कर, अब हम पीओपी कास्ट जब भी आपको की जाती है तो उसका क्या तरीका है? सबसे पहले ये देखना है आपको कि ये सिंपल फ्रैक्चर है, कोई कंपाउंड फ्रैक्चर तो नहीं है। यदि कंपाउंड फ्रैक्चर है तो हम उसके लिए अलग से थोड़ी सी प्रिपरेशन करते हैं। सिंपल फ्रैक्चर है, ये ध्यान रखना है, बाहरी कोई भी चोट उसके लगी भी नहीं उस क्षेत्र के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सबसे पहले तो उसके ऊपर जो है हम कोई भी एंटीसेप्टिक पाउडर, जैसे बोरिक एसिड पाउडर है, वो छिड़क देते हैं उसकी सतह के ऊपर, ठीक है, ताकि उनके बालों के अंदर किसी प्रकार का कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो पनपे नहीं। क्योंकि हम ये जो पीओपी कास्ट करते हैं ये लगभग 20 से 25 दिनों के लिए उसके पैर पे रखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में वहां पे अंदर जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन पनपने का खतरा रहता है और घाव बन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम बैक्टीरिया नहीं पनपे उसके लिए एंटीसेप्टिक ये पाउडर जो है, बोरिक एसिड का पाउडर जो है वो उसके ऊपर लगा देते हैं, छिड़क देते हैं, ठीक है। ये लगाने के बाद में हम क्या करेंगे, उसके सबसे पहले हम जो है एक बैंडेज को उसके चारों तरफ रैप करते हैं, घुमाते हैं, बैंडेज घुमाएंगे उसके चारों तरफ सबसे पहले, ठीक है।
ठीक है, बैंडेज इसके चारों तरफ हमने घुमा दी। उसके बाद में यहाँ पे कॉटन की जो है, कॉटन से रैपिंग करते हैं, यानी इसके ऊपर कॉटन का एक पतली परत जो है वो उसके चारों तरफ लगाते हैं, ताकि इसके ऊपर कोई ज्यादा दबाव जो है वो नहीं पड़े। ठीक है, कॉटन जो है एक पतली परत इसके ऊपर लगाई जाती है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, बैंडेज की सहायता से थोड़ा सा टाइटली उसको इस कॉटन को रैप किया जाता है, कॉटन लेयर को रैपिंग की जाती है। तो इस कॉटन लेयर के ऊपर एक बैंडेज की थोड़ी सी दृढ़ हाथों से हम थोड़ा सा दबाव के साथ में उसकी रैपिंग हम उसको करते हैं। ठीक है, इसी के साथ में ही हम यदि कोई स्प्लिंट यहाँ पे लगाना चाहें तो वो स्प्लिंट भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, साथ ही साथ स्प्लिंट लगाते हैं। स्प्लिंट लगाते समय उसको भी, उसके स्प्लिंट के चारों तरफ यदि मान लो कोई लकड़ी की स्प्लिंट लगा रहे हैं तो उसके चारों तरफ भी आपको कॉटन की रैपिंग जो है वो देनी जरूरी होती है। ठीक है, तो ये स्प्लिंट लगा के और हम उसके ऊपर एक बैंडेज की सहायता से उसको टाइटली फिक्स कर देते हैं। इसके बाद में यदि जैसे बड़े पशु होते हैं तो उसमें इस कॉटन की जगह इस कॉटन के ऊपर जब हम बैंडेज लगा रहे हैं उसकी जगह हम जैसे निवार जो आता है, ठीक है, वो क्या होता है, स्टफ होता है, उसमें दृढ़ता होती है, तो वो हम लगा सकते हैं। ठीक है, और वहां पे स्प्लिंट उसमें लगाई जा सकती है, या फिर हम छोटे पशु हैं उनके अंदर निवार की जगह हम बैंडेज भी काम में ले सकते हैं। ये लगाने के बाद में आपको जो पीओपी कास्ट होती है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो कास्ट आजकल प्री जो बनी हुई होती हैं, पहले से बनी हुई वैसे भी आती है, या फिर हम पीओपी पाउडर की सहायता से बैंडेज के ऊपर पीओपी पाउडर लगा के और हम बना भी सकते हैं। वो पीओपी कास्ट उसके ऊपर जो है वो लगा दी जाती है। ठीक है, तो इसका एक जैसे ये मेटाकार्पल जो बोन है वो टूटी हुई है। ठीक है, तो उससे ऊपर जो ये नी जॉइंट है उससे ऊपर तक यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या है, बैंडेज जो है वो लपेटते हैं इसके ऊपर। पहले तो बोरिक एसिड पाउडर स्प्रिंकल करके और बैंडेज इसके ऊपर लपेट दी। उसके बाद में कॉटन की एक पतली परत जो है वो इसके ऊपर लपेट दी जाती है। कॉटन की पतली परत जो है इसके ऊपर चारों तरफ ऐसे लपेट देंगे, सर्पिलाकार रूप में ऐसे पूरी लपेट दी जाती है। इसके पश्चात हमें क्या करना है, वापिस से या तो बैंडेज की सहायता से यानी पट्टी की सहायता से या निवार लेके हम उसको लपेट सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे जो स्प्लिंट अगर लगाना चाहें वो स्प्लिंट भी हम लगा सकते हैं, और उस स्प्लिंट को इंक्लूड करते हुए इसके चारों तरफ जो है बैंडेज या निवार इसके ऊपर लपेट देते हैं। ठीक है, ये होने के बाद में इसके ऊपर जो पीओपी है वो पीओपी कास्ट जो है, पीओपी की जो पट्टी है उसको पानी में डुबो के और वो इसके ऊपर लगा दिया जाता है, और जब तक वो नहीं सूख जाता तब तक उसको उसी रिस्टेनिंग अवस्था में पशु को पकड़ के रखा जाता है। सूखने के बाद में वो हार्ड सरफेस हो जाती है और ये जो जोड़ हैं वो अब नहीं हिलेंगे। तो ये एक तरीका है पीओपी कास्ट के द्वारा। आजकल पीओपी की जगह थोड़ा सा दूसरा जो है फाइबर कास्ट, ठीक है, ये सामान्यतः क्या होता है, थोड़ा सा हल्का होता है। ठीक है, और इस वजह से ज्यादा चलने में इनमें करने के बाद में पैर टिका के चल सकता है, ज्यादा कठिनाई नहीं होती। फाइबर कास्ट पीओपी की तुलना में थोड़ा सा क्या होता है, लाइट वेट होता है। ठीक है, तो इसलिए आजकल ये फाइबर कास्ट भी जो है वो सामान्यतः किया जाता है। ठीक है, स्प्लिंट भी जैसे हम कपचियां लगा सकते हैं, इसके अलावा एक आजकल मॉडिफाइड थॉमस स्प्लिंट ये भी काम में ली जाती है। इसमें क्या है, जो एल्यूमिनियम वायर्स की सहायता से, ठीक है, या आपके
जो लोहे के तारों की सहायता से एक बाहरी जो एक ढांचा सा तैयार किया जाता है और वो पैर के साथ में फिट कर दिया जाता है ताकि वो पैर जो है वो सीधा रहे। उसका जो पशु जो है वो पैर टिका के चल सकता है लेकिन मुड़ेगा नहीं, ठीक है। और मुड़ेगा नहीं तो जो ये जोड़ जो है वो नहीं हिलेंगे तो हड्डी सीधी रहेगी और जो हड्डी है, फ्रैक्चर्ड बोन है, वो आपस में शीघ्र ही जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो स्प्लिंट जो है आजकल मॉडिफाइड थॉमस स्प्लिंट ये भी सामान्यतः काम में ली जाने लगी है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल इमोबिलाइजेशन या एक्सटर्नल फिक्सेशन हम कह सकते हैं, उसके तरीके हैं। एक्सटर्नल इमोबिलाइजेशन के तरीके कौन से? स्प्लिंट, पीओपी, फाइबर कास्ट, ठीक है। पीओपी जो है वो सामान्यतः सर्वाधिक काम में लिया जाता है, एक्सटर्नल इमोबिलाइजेशन के लिए काम में लिया जाने वाला काफी तरीका है। तो सामान्यतः यहाँ पे एक तो जैसे आपकी क्वेश्चन बनता है कि भाई निम्न में से कौन सा एक्सटर्नल इमोबिलाइजेशन का तरीका है या निम्न में से कौन सा इंटरनल इमोबिलाइजेशन का तरीका है। तो ये जैसे शॉर्ट नोट के अंदर ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको ये पूछा जा सकता है जैसे शॉर्ट नोट में या बड़े क्वेश्चन में कि एक्सटर्नल इमोबिलाइजेशन के तरीके बताइए या इंटरनल इमोबिलाइजेशन के तरीके बताइए या फ्रैक्चर के उपचार हेतु इमोबिलाइजेशन के तरीके बताइए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर के अंदर फ्रैक्चर का जो पोर्शन है और उसमें ये उपचार वाला काफी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है। तो एक्सटर्नल के बाद में अब हम बात करते हैं इंटरनल इमोबिलाइजेशन के तरीके। तो इनमें तो हम क्या है बाहर से कोई भी चीज लगा के और उसको फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं अंदर कोई भी ऐसी वस्तु, ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हम लगा के और आंतरिक तरीकों की सहायता से कैसे उस हड्डी को फिक्स किया जा सकता है, उसको इमोबाइल किया जा सकता है, उसके तरीके हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनल इमोबिलाइजेशन में एक आप देखेंगे इंट्रामेडुलरी पिनिंग। इंट्रामेडुलरी पिन क्या होती है? इसमें क्या है जैसे ये पैर है, इसकी ये फ्रैक्चर्ड बोन है। तो सामान्यतः से मान लो कोई भी कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया या ऐसी जगह है पे फ्रैक्चर है जैसे कि पैर में ऊपरी जगह की तरफ, ऊपरी दिशा में जहां पे हम जो है एक्सटर्नल इमोबिलाइजेशन के तरीके नहीं अपना जा सकते हैं, तो उन जगहों में क्या है हम क्या अपनाते हैं? इंटरनल इमोबिलाइजेशन। और इसमें हम जैसे इंट्रामेडुलरी पिनिंग, तो हम देखते हैं कि भाई ये मेडुलरी कैविटी होती है बोन के अंदर, ये मेडुलरी कैविटी है। इस मेडुलरी कैविटी में हम एक पिन, ठीक है, जो ऐसे स्टेनलेस स्टील की, टाइटेनियम की इनकी बनी हुई होती है, ये पिन जो उसकी मोटाई के अनुरूप ये पिन डाल दी जाती है, ठीक है। और इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है वायर की सहायता से, ऐसे फिक्स कर देते हैं। इससे क्या होगा, अब ये बोन जो है यदि पशु हिलेगा तो भी ये बोन जो है इस पिन की सहायता से बिल्कुल फिक्स रहेगी और यहाँ पे धीरे धीरे कैलस फॉर्मेशन होके और ये बोन जो है वो जुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये एक जो है इंटरनल इमोबिलाइजेशन का तरीका है, इंट्रामेडुलरी पिनिंग। इसके अलावा के नेल जो होते हैं वो भी काम में लिए जा सकते हैं। के नेल्स जो होते हैं इसी प्रकार से पिन की तरह ही ये के नेल्स ये काम में लिए जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे ये मैंने आपको बताया यहाँ पे जो ये वायर्स लगाए हैं, वायरिंग, ठीक है, ये वायरिंग की जा सकती है। वायरिंग की सहायता से हम जो है हड्डी को फिक्स कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या है इस प्रकार से ये हड्डी है, इसका ये भाग टूट गया है, ये भाग फ्रैक्चर हो गया है, तो इस फ्रैक्चर्ड भाग यहाँ पे हम वायर की सहायता से इसको वायर से फिक्स करके और इसको एक हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। या वायर की बजाय हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्रू लगा सकते हैं। इस भाग के अंदर हमने स्क्रू लगा दिए, ऐसे ये स्क्रू फिक्स कर दिए यहाँ पे, ऐसे दो स्क्रू हमने ऐसे लगा दिए, 2 या 3 ऐसे स्क्रू हमने इसमें यहाँ पे लगा दिए। तो वायरिंग के साथ साथ में स्क्रू भी लगाए जा सकते हैं। और जैसे मान लो ये हड्डी जैसे इस प्रकार से टूट गई है, ये ऐसे तिरछी ऐसे टूट गई है, तो हम यहाँ पे वायर बांध के इसको फिक्स करके रख सकते हैं, ठीक है। तो वायरिंग कर सकते हैं हम, स्क्रू लगा सकते हैं, या
प्लेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफिक्सेशन भी बोलते हैं प्लेटिंग को, ट्रांसफिक्सेशन टेक्निक बोलते हैं। इसमें क्या करेंगे, जैसे कि ये जो हड्डी टूटी हुई हड्डी है, इस हड्डी के यहाँ पे दोनों दिशाओं में यहाँ पे प्लेट लगा के, और इन प्लेट्स में छिद्र होते हैं, उन छिद्रों से स्क्रू को कसते हुए यहाँ पे प्लेट को फिक्स किया जा सकता है इस प्रकार से, ठीक है। और ये फिक्स होने की वजह से क्या होगा, ये हड्डी हिलेगी नहीं और आपस में जुड़ जाएगी, ठीक है। तो प्लेट फिक्सेशन कर सकते हैं हम, इंट्रामेडुलरी पिनिंग कर सकते हैं, के नेल लगा सकते हैं, वायरिंग कर सकते हैं, स्क्रू लगा सकते हैं। ये विभिन्न प्रकार के तरीके हैं जो इंटरनल इमोबिलाइजेशन के तरीके कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सामान्यतः आपको क्या है कि इंटरनल इमोबिलाइजेशन के तरीके पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन से इंटरनल इमोबिलाइजेशन के तरीके हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के तरीके जो हैं वो इंटरनल इमोबिलाइजेशन के तरीके कहलाते हैं, ठीक है। इनकी सहायता से हम जो बोन है जहां पे एक्सटर्नल इमोबिलाइजेशन नहीं किया जा सकता या कई बार कंपाउंड फ्रैक्चर की स्थितियां होती हैं, तो उन स्थितियों में हम जो है इंटरनल इमोबिलाइजेशन के तरीके अपना सकते हैं। और ये कौन से हैं एक्सटर्नल इमोबिलाइजेशन के तरीके हैं, जिनकी सहायता से बाहरी सतहों के ऊपर ही इसको इमोबाइल करके और एक्सटर्नली हड्डी को गतिशील बनाया जा सकता है, ताकि उनमें आगे जो है किसी प्रकार की जो गति नहीं हो और आपस में हड्डियां जो है वो आपस में जुड़ जाए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इमोबिलाइजेशन के तरीके कौन कौन से होते हैं, एक्सटर्नल के कौन से तरीके हैं, इंटरनल के कौन से हैं, और सामान्यतः ये जो पीओपी कास्ट है वो कैसे करते हैं, पीओपी करने का तरीका, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी आपको पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। अब जो हम बात करें फ्रैक्चर हीलिंग, फ्रैक्चर जो है वो किस प्रकार से हील होता है, तो हमने जैसे वुंड हीलिंग पढ़ी थी, उसी प्रकार से फ्रैक्चर हीलिंग की भी प्रक्रिया देखते हैं हम। ये जैसे बोन है, जैसे ही फ्रैक्चर होगा तो यहाँ पे जो पहली स्टेज होती है वो होता है हीमेटोमा बढ़ता है। क्या होता है? हीमेटोमा। यहाँ की जो रक्त वाहिनियां हैं इस बोन की और साथ ही साथ आसपास के क्षेत्र की रक्त वाहिनियां टूट जाती हैं और यहाँ पे हीमेटोमा का निर्माण होता है, हीमेटोमा बनता है यहाँ पे। और ये जो हीमेटोमा है ये सूजन यहाँ पे आती है, ठीक है, और इन्फ्लामेशन की क्रिया होती है, सूजन दर्द इस प्रकार की ये जो क्रिया जो है यहाँ पे होती है, हीमेटोमा का यहाँ पे निर्माण होता है, ठीक है। अब दूसरी जो प्रोसेस स्टार्ट होगी वो होगी जो इसका जो बाहरी जो लेयर है, हड्डी की जो बाहरी लेयर है उसको हम बोलते हैं पेरिओस्टियम, पेरिओस्टियम। और साथ ही साथ जो मज्जा गुहा है उसको घेरे हुए जो आंतरिक, ये तो बाहरी सबसे बाहरी लेयर है, और इसको घेरे हुए जो है उसको हम बोलते हैं एंडोस्टियम। इन पेरिओस्टियम और एंडोस्टियम से यहाँ पे ये जो हीमेटोमा है ये तो रिएब्सॉर्ब हो जाएगा और इनसे जो है कोशिकाओं का निर्माण होने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैलस। क्या बोलते हैं इसको? कैलस। तो कैलस का निर्माण होने लगता है, ये टर्म याद रखनी है आपको, कैलस। इस कैलस का यहाँ पे निर्माण जो है वो होने लगता है, ठीक है। यानी ये नया उत्तक है
हड्डियों के फ्रैक्चर के हीलिंग के समय जो नवीन उत्तक बनता है उसका क्या नाम है? कैलस। उसको क्या बोलते हैं हम? कैलस। ठीक है। जैसे कि घाव के समय, घाव जब बढ़ने के समय जो नया उत्तक बन रहा है उसको तो हम क्या बोल रहे हैं? क्या नाम था उसका? याद करो, ग्रेन्युलेशन टिश्यू। क्या बोलते हैं उसको? ग्रेन्युलेशन टिश्यू। और हड्डी की जो पेरियोस्टियम ओस्टियम इनके द्वारा जो नवीन उत्तक का निर्माण हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? कैलस। घाव के समय क्या बन रहा था? ग्रेन्युलेशन टिश्यू। ठीक है। तो कैलस का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में क्या होता है? रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग से तात्पर्य क्या है? रीमॉडलिंग से तात्पर्य है कि यानी ये जो कैलस बना है ये वापस जिस जिस जगह पे होगा वो उन कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाता है। जैसे पेरियोस्टियम निर्मित हो जाएगी, एंडोस्टियम, मज्जा गुहा, कॉर्टेक्स, ठीक है, मेडुला, कॉर्टेक्स, इनके रूप में ये जैसे इसका जो रूपांतरण है वो हो जाता है। कैलस की कोशिकाओं रूपांतरित होकर उस भाग की कोशिकाएं बना देती हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं? रीमॉडलिंग। ठीक है। तो ये प्रक्रियाओं के द्वारा फ्रैक्चर हीलिंग की प्रक्रिया होती है। लेकिन फ्रैक्चर हीलिंग के लिए जरूरी है कि ये जो हड्डियां हैं वो आपस में एक दूसरे के सामने रहें, जो फ्रैक्चर एंड है वो बिल्कुल एक ही एक्स पे रहें और हिले नहीं। जैसे मान लो ये पूरा है, ये आपस में जुड़ जाएंगे, धीरे धीरे जुड़ जाएंगे, लेकिन यदि ये हिल जाएंगे, ऐसे टेढ़ी हो गई, तिरछी हो गई हिलने की वजह से, तो वापस ये नहीं जुड़ेंगे। ठीक है। तो इसलिए फ्रैक्चर हीलिंग के लिए आवश्यक है कि दोनों हड्डियां रिडक्शन करके उनको एक ही एक्स पे रहें और वो इमोबाइल रहें, हिले नहीं। ठीक है। तो ये फ्रैक्चर हीलिंग की ये प्रोसेस जो है वो पूर्ण हो जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रैक्चर हीलिंग की ये प्रक्रिया जो है विभिन्न इन चरणों में कंप्लीट होती है। फिर जो आपके ये पूछा जा सकता है कि फ्रैक्चर हीलिंग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो इसमें जैसे हम बात करें, पहला ये ध्यान कर सकते हैं एज। ठीक है। जो कम उम्र के होंगे, जिनमें बोन ग्रोथ जल्दी हो रही है, उनमें जो है जल्दी फ्रैक्चर हीलिंग की प्रक्रिया जल्दी होती है, बजाय कि जो बूढ़े जो जानवर होते हैं उनमें फ्रैक्चर हीलिंग क्या होती है? कम होती है। ठीक है। उसके अलावा हम बात करें पोषण। ठीक है। तो पोषण बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी हीलिंग की प्रक्रिया के लिए पोषण जो है काफी जरूरी होता है। यदि जल्दी हीलिंग करवानी है तो उसमें जो आवश्यक जो मिनरल्स हैं, जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं, यदि उसको सही मात्रा में मिलते रहेंगे तो हीलिंग की प्रक्रिया जल्दी हो जाएगी। ठीक है। और बोन्स वगैरह में कैल्शियम यानी जो मिनरल्स हैं इनका इसमें आहार में होना बहुत अधिक आवश्यक है। तो इसीलिए हम जनरली देखते हैं कि जब भी फ्रैक्चर की स्थिति होती है तो उसमें अतिरिक्त रूप से कैल्शियम, फास्फोरस ये जो है उसको अतिरिक्त रूप से प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा भार। ठीक है। यदि बॉडी वेट कई बार क्या ज्यादा होता है, ठीक है, तो पशु जो है उसके फ्रैक्चर के चांस सही होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, जबकि लाइट वेट का होगा उसके फ्रैक्चर की संभावनाएं ठीक होने की संभावनाएं ज्यादा ही होंगी, क्योंकि ज्यादा वजन की वजह से, भार पड़ने की वजह से हड्डी जो है वो एक दूसरे से रिफ्लेक्ट होती है। तो ऐसी स्थिति में जो फ्रैक्चर है वो डिले होगा, बजाय कि लाइट वेट में होगा तो जल्दी वो ठीक है हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा वातावरणीय कारक हैं। वातावरणीय कारक हैं। इसके अलावा स्ट्रेस कंडीशन है। ठीक है। ये विभिन्न प्रकार के कारण हैं, जिसमें मुख्यतः आपको एक तो पोषण और एक आयु, ये दो इंपॉर्टेंट कारक हैं जो ध्यान में रखने हैं आपको, जो कि फ्रैक्चर की प्रक्रिया को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले ये कारक होते हैं। ठीक है। तो ये भी सामान्य क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रैक्चर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके फ्रैक्चर और ये आपके इस सेमेस्टर में सबसे इंपॉर्टेंट ये मान के चलो
कहा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके आपको हर जगह आपको सवाल मिलेंगे, हर जगह मतलब क्या है, आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर, या जो डेफिनेशन है उनके अंदर, या शॉर्ट नोट जो यानी 40 से 60 शब्दों वाले, या जो बड़े क्वेश्चन आते हैं, हर जगह ये आ सकता है। और एक ही नहीं, एक से अधिक हर जगहों में कुछ ना कुछ सवाल इसके जरूर पड़ेंगे। तो बहुत 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 इम्पोर्टेंट ये आपके एक चैप्टर है, ध्यानपूर्वक आपको इसको देखना है और सही करना है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।